चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ा टाइमली फिनिश करना है एक्चुअली आज कुछ। सी ग्रुप को हम स्टार्ट करेंगे और पहले सी ग्रुप का एक ठीक सा इंट्रोडक्शन मैं अभी आप लोग के सामने रखूंगा। और थोड़ा सा एस ग्रुप में हमने मिस किया कि उसी तरीके से इंट्रोडक्शन एस ग्रुप का, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हमने मैक्सिमम चीज़ें वहाँ उसको उस तरीके से कवर कर ली हैं। थोड़ा सा मैंने हल्का ओरली दिया भी था। सी ग्रुप कैंसरेसो ग्रुप जो है वो एक्चुअली टिश्यू रेमेडीज भी इनको बोलते हैं। और जो एनाटॉमिकल चेंजेस, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑर्गन्स में होते हैं हमारी बॉडी के, इंटरनल एक्सटर्नल सभी उसमें, तो वहाँ पे सी ग्रुप की जो रेमेडीज हैं वो सिस्टम वाइज ऑर्गन वाइज अलग अलग तरीके से काम करती हैं। और सभी टाइप के कैंसर पे अलग अलग इनका यूज भी है। ये सब जैसे मैंने लिखा है उसी टाइप से इनसे रिलेटेड जो ऑर्गन लिखे हैं या सिस्टम मैंने लिखे हैं। इस ग्रुप में टोटल 10 ओरिजिनल रेमेडीज हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15 और C17। ये 10 जो है ओरिजिनल रेमेडी हैं इस ग्रुप में। और इसके अलावा 7 कंपाउंड रेमेडी हैं जो कहीं ना कहीं एस, वैन और ए अलग अलग ग्रुप की रेमेडी जोड़ के सी ग्रुप के साथ में बनाई गई। तो टोटल 17 रेमेडी इस ग्रुप में हो जाती हैं। सभी स्ट्रक्चरल चेंजेस पे काम करती हैं, जो ऑर्गन में डिफॉर्मिटीज हो जाती है कहीं ना कहीं, उन सब जगह हम इनका यूज करते हैं। इनके साथ इनकी जो फंक्शनल रेमेडी है एस ग्रुप की, खासकर जो भी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी है किसी भी मेडिसिन के साथ में, जो उसको हम यूज कर सकते हैं करते हैं, जैसे S1 के साथ C1, S2 के साथ C2, ठीक है, S3 के साथ C3, S4 के साथ C4। हालांकि S4 ओरिजिनल रेमेडी नहीं है, लेकिन फिर भी S4 को बोल सकते हैं, जो S2 और वैन वन का एक कॉम्बिनेशन जो कंपाउंड रेमेडी है, जिसमें S2 और वैन वन को मिला के S4 को बनाया गया है। तो S4 एक्चुअली S2 का क्रोनिक है। अगर मैं कंपाउंड रेमेडी की बात करूं, जो 38 से अलग कंपाउंड रेमेडी हैं जो मिक्स करके बनाई गई है, वो फॉर्मुलेशन ही है, एक्चुअली फॉर्मूले ही हैं वो सारे। तो S2 प्लस वैन वन मतलब जो S2 का क्रोनिक है वो S4 है। तो इसमें इसलिए हम बोलते हैं कि S4 को C4 के साथ, S5 को C5 के साथ, S6 C6 के साथ, S10 C10 के साथ, S13 C13, फिर S13 फिर वही कंपाउंड रेमेडी है जिसमें S6 C17 L1 वगैरह को यूज किया गया है। और S15 भी कंपाउंड रेमेडी है, हालांकि S17 नहीं है। फिर भी देखा जाए तो पहली जो 6 रेमेडी है खासकर, या C10 तक भी, ये बहुत इम्पोर्टेंटली जो है एस ग्रुप के साथ में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अलग अलग डिजीज पे, डिफॉर्मिटीज पे हम इनका यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में चेंजेस होने के लिए। ठीक है, तो जितने भी एनाटॉमिकल चेंजेस है वहाँ हम इनका जो है यूज करते हैं। और वो एक इनका इंट्रोडक्शन अगर हम दें तो C1 जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खासकर फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उन पे C1 काम करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करता है, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम करता है। मोस्टली तो नोज और थ्रोट की हो गई, ठीक है, खासकर अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे। C2 ब्लेडर्स टाइप के जो ऑर्गन होते हैं उन पे काम करता है, जैसे यूरिनरी ब्लेडर हो गया और आपका गोल ब्लेडर हो गया। इसके अलावा जो ट्यूब्स, डक्ट टाइप की जो जितनी भी प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, जो ऑर्गन्स है वहाँ पे काम करता है, यूरेथ्रा हो गया जैसे, ठीक है। और C5, C6, C2, C3 हो गया हमारा स्किन पे, मसल पे, सॉफ्ट मसल्स, ठीक है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, इन सब जगह काम करता है। C4 बोन पे काम करता है। C5 जो है वो स्किन पे काम करता है। स्किन के अलावा और भी चीजें हैं जो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। C6 किडनी पे काम करता है। ये फर्स्ट इफेक्ट, जो फर्स्ट पिक्चर बनती है इन रेमेडी की, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। C10 लीवर और स्प्लीन पे काम करता है। C13 इंटेस्टाइन, ईयर, नोज, थ्रोट, इस एरिया पे काम करता है। C15 स्टमक पे काम करता है। C17 एक्सक्रेटरी सिस्टम की पूरी रेमेडी है, मतलब इसका इफेक्ट किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर सब जगह
हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गया कि भाई स्ट्रक्चर के तरीके से किस ऑर्गन पे, किस सिस्टम पे ये रेमेडी काम करती है। इसके अलावा जो डिजीज होती है हमारे शरीर में, खासकर जब एनाटॉमिकल चेंजेस किसी ऑर्गन में देखने को मिलता है, या किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलता है, डिफॉर्मिटी, डिजनरेशन देखने को मिलता है, तो उसको हम 5 स्टेज में देख देख के चलते हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5। उन सभी 5 स्टेज की जो रेमेडी है वो C1 से लेके C5 तक है। ठीक है, किसी भी स्टेज ऑर्गन में या किसी भी डिजीज में फर्स्ट डिग्री का या फर्स्ट लेवल का डिफॉर्मिटी या चेंजेस दिख रहे हैं तो हम C1 का यूज करते हैं। वही डिजीज, वही प्रॉब्लम जब सेकंड स्टेज में आ जाती है तो C2 का यूज करते हैं। ठीक है, वही प्रॉब्लम वही जब थर्ड स्टेज में है तो C3 में, फोर्थ स्टेज में तो C4 में, फिफ्थ और लास्ट स्टेज में तो C5 में। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि A2, S5, C5, Ven1 और G जो कैंसर की लास्ट स्टेजेस होती है वहाँ पे मोस्टली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, हाइयर डाइल्यूशन में, लाइटर डाइल्यूशन में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सी ग्रुप को ऑर्गन वाइज, सिस्टम वाइज भी एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, जो जैसे मैंने अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वैसे किया हुआ है। दूसरा, आप पूरे सी ग्रुप को उसके जो डिजीज के एक तरीके से स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं C1 से लेके C5 तक, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और उसी टाइप से ये एस ग्रुप के साथ भी फंक्शन करता है कि फर्स्ट स्टेज की चीजें हैं तो S1 के साथ C1, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, S2 के साथ C2, S3 के साथ C3। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। और ऐसे ही जो फॉर्मूले हैं वो भी क्रिएट हो जाते हैं जब, तो अगर दिमाग में एस और सी ग्रुप को रख लिया जाए, तीन, या ए ग्रुप को भी मैं मान लूँ कि A1, A2, A3 मैंने आपको बता दिया है। आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए A1, वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए A2। ठीक है, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम पे प्रॉब्लम दिख रही है, कहीं ना कहीं लिम्फ और ब्लड दोनों की प्रॉब्लम दिख रही है तो आप A3 का यूज करेंगे। ठीक है, या समझ में नहीं आ रहा है तो A3 का यूज करेंगे। दूसरा, लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम के लिए A1, राइट साइड की प्रॉब्लम के लिए A2। ठीक है, दोनों तरफ प्रॉब्लम है तो A3। इस टाइप से आप ए ग्रुप से एक मेडिसिन सेलेक्ट करें। ठीक है, और फिर आप सिम्टम्स को कलेक्ट करने के बाद ये देखें किस, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फंक्शंस किस लेवल पे खराब हैं किस ऑर्गन के, उस तरीके से आप एस ग्रुप की एक रेमेडी का सिलेक्शन करें। फिर आप देखें जो एनाटॉमिकल चेंजेस हैं वो किस लेवल पे हैं। ठीक है, किस स्टेज पे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो गई, कितने दिन से हैं। आप उनको केवल साइन और सिम्टम से ही देख पा रहे हैं। साइन और सिम्टम दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, सिम्टम वो है जो एक पेशेंट आपको बता रहा है, साइन वो है जो आपको उसकी बॉडी में चेंजेस या डिफॉर्मिटीज दिख रही है, आपको दिख रहा है कि लिम्फ नोड फूला हुआ है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कोई इरप्शन है। ठीक है, ये सब साइंस है जो आपको सामने नजर आ रहे हैं बैठने से। इसके अलावा आप जो है डायग्नोस्टिक जो रिपोर्ट होती है उनसे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीन चीजों से मिला के हम एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, कौन से ऑर्गन की रेमेडी हमें सेलेक्ट करनी है। उस तरीके से आप एक सी ग्रुप की रेमेडी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर बाद में आपको देखना है L1 का मैक्सिमम फॉर्मूले में आप यूज कर सकते हैं, या दो फॉर्मूले बना लो जैसे मैंने आपको बता ही रखा है, एक में L1 एक में F1। ठीक है, एक में वर1 एक में वैन1। ठीक है, और एक कोई इलेक्ट्रिसिटी आप। ठीक है, दो इलेक्ट्रिसिटी का यूज लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग भी है, फॉस्फोर्मेशन भी है, तो एक में बी एक में जी। ठीक है, कहीं कंजेशन लग रहा है आपको, कंजेशन की प्रॉब्लम लग रही है, और लग रहा है थोड़ा सा डायलेशन इफेक्ट देने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा रिलैक्स कराने की रिक्वायरमेंट है, तो एक में वाई लगा लो, एक में जी लगा लो। ठीक है, कहीं पेन है बहुत ज़्यादा, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा जब आप अच्छे से उसको समझेंगे, फिलहाल तो मैं नॉर्मली अभी आप लोग काम कर रहे हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, पेन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहीं हार्डनेस है बहुत ज़्यादा, ग्रोथ ग्रोथ में किसी टाइप की दिख रही है तो आप नेगेटिव में RE का सिलेक्शन करते हैं। या कहीं पे लग रहा है बहुत लो फील होता है पेशेंट को, या अंग के जो जो अंग का मतलब जो आपका ऑर्गन है उसकी फंक्शनैलिटी बहुत लो है, वो स्लो है। ठीक है, एक लेवल पे आके वो काम नहीं कर रहा है तो RE का सिलेक्शन हम करते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ें हमें नहीं दिख रही है, समझ में नहीं आ रही है तो
डब्ल्यू तो कहीं भी बन ही सकता है। डब्ल्यू में इतने सारे प्लांट हैं और इतने ब्रॉडली डब्ल्यू ही काम करता है कि वो अकेला भी सभी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकता है। हालांकि स्पेसिफिक भी हैं बाकी सारी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन डब्ल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक तरीके से जो डायग्नोस करना है वो सीख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में भी मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था आपको, टेम्परामेंट के तरीके से भी मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर भी अगर वो सारी चीजें भी क्लियर नहीं हो रही हैं, नहीं बैठ पा रहा है, तो ये बहुत आसान तरीका मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। अभी आप लोग इसको जब सुनेंगे, वीडियो आपको मिलेगी तो दोबारा रिवर्ट करके सुन लेना, राइट कर लेना। इस तरीके से हम जो है सिलेक्शन करते हैं। तो सी ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट जो है, एक तरीके से मैं मान के चलता हूँ कि जो एक तरीके से नींव बनती है फॉर्मूले की, वो खासकर क्रोनिक डिजीज में वो सी ग्रुप से ही बनती है। जब हमें पता चलता है किस लेवल की डिफॉर्मिटी है, किस लेवल का स्ट्रक्चरल चेंजेस वहाँ पे हो रखे हैं, ठीक है, वो सारी चीज देखने के बाद फिर सी ग्रुप के आसपास ही हम सारी रेमेडी को सेलेक्ट करते हैं मेन फॉर्मूले में जो हम बनाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग डिजीज में अलग अलग सिम्टम्स के साथ, अलग अलग जो है प्रॉब्लम के साथ में आप ये जो रेमेडी है सी ग्रुप की आप यूज़ करते हैं। एस ग्रुप के साथ कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। स्टेज वाइज भी मैंने क्लियर कर दिया है। एनाटॉमिकल चेंजेस किस लेवल पे हैं, ग्रुप स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक, वो डायग्नोस करने का विषय है। धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। कुछ लेवल पे तो मैंने बताया था पी ग्रुप में आपको कि कैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है कि C3 से केवल यहीं पे काम करती है। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छे इफेक्ट हैं C3 के। एस C5 ऐसा भी नहीं है कि केवल स्किन पे ही काम करती है। लेकिन एक फर्स्ट जो एक्शन है, जो फर्स्ट इफेक्ट है, जो या एक फर्स्ट साइट में एक एक पहली नज़र में जो हमें नज़र आता है कि ये रेमेडी का इस रेमेडी की पिक्चर क्या बनती है जो माइंड में है, तो वो ये यहाँ से आप इसको ऐसे देख सकते हैं जो मैंने स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है अभी। ठीक है, तो ये है। बाकी इस ग्रुप को आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया सारी जो रेमेडी, क्योंकि फिलहाल हम किसी एक रेमेडी का इंट्रोडक्शन नहीं लिया हमने, ये पूरे ग्रुप का इंट्रोडक्शन लिया है। और फिजियोलॉजिकल गड़बड़ी, ठीक है, एनाटॉमिकल चेंजेस जब हमें देखने को मिलते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसका इसमें यूज करते हैं और इसको देखते हैं कि भाई सी ग्रुप में से कौन सी रेमेडी हमें सेलेक्ट करनी है। अब एस ग्रुप की तरह ही हमें ये जो सी ग्रुप की रेमेडी है वन बाय वन करके हमें देखनी है, हमें समझनी है। और ऐसे ही कुछ जो प्लांट्स हैं वो पूरे सी ग्रुप में रिपीट होंगे। जैसे एस ग्रुप से एक एक दो दो प्लांट, एक एक प्लांट, किसी में दो प्लांट, मैक्सिमम तो एक ही प्लांट चेंज हुआ था। वैसे प्लांट चेंज करते करते जो रेमेडीज हैं उनकी पिक्चर बनी थी। तो अभी हम C1 का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो रेमेडी है हमारी C1, कैंसरेसो 1, इम्पोर्टेंट रेमेडी है। और इसमें जो प्लांट है वो है कोलोफाइलम, कोनियम मैक्युलेटम, पिम्पिनेला सेक्सीफ्रेगा, रस टोक्सी रस्टोक्स, रस्टोक्सीडेंड्रोन भी आप उसको बोल सकते हैं, और विंसेटोक्सिकम ऑफिसनलिस। ये 1 2 3 4 5 प्लांट जो हैं C1 में जो रखे गए हैं। और ये 5 प्लांट्स जो हैं आगे भी रेमेडीज में रिपीट होते रहेंगे। खासकर जो मैक्सिमम जो प्लांट है वो इसमें से काफ़ी रेमेडीज में आगे चलेंगे। जैसे रस्टोक्स है, रस्टोक्स अभी जो फर्स्ट प्लांट है अभी हम देखेंगे भी। रस्टोक्स जो है वो C1 से लेके C17 तक सभी रेमेडी में इसको ऐड किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्लांट है। और इसी वजह से ये प्लांट रिपीट होने की वजह से ही एरोस्टोक्स कोनियम मैक्युलेटम भी वैसा ही प्लांट है। और कोलोफाइलम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। और ये तीनों ही प्लांट कैंसर के भी अच्छे प्लांट जो है वो माने जाते हैं। हर एक रेमेडी में प्लांट रिपीट हो रहे हैं कुछ। वो रिपीट होने का मतलब यही है कि सभी टाइप के जो कैंसर हैं उसमें सी ग्रुप की रेमेडी अलग अलग तरीके से काम करती है। वही मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम या उसके रिलेटेड कैंसर तो C1 का यूज़ करेंगे। ब्लेडर से रिलेटेड कैंसर हो गए या डिफॉर्मिटी हो गई, जो भी वही मतलब है उसका, तो C2 का यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्लांट्स रिपीट हो रहे हैं उनका इफेक्ट जो है हर रेमेडी में, उसी उसकी जो फिर हेल्पिंग रेमेडी भी है जो वहाँ पे काम करती है, मेन जो रेमेडीज हैं वो भी है।
तो फिलहाल C1 की हम बात करें तो C1 में ये 5 प्लांट्स है, मैंने आपको बताया। और जिसका मेन प्लांट है, जो स्पेसीमेन प्लांट है, जिसके पीछे ये पूरी रेमेडी फॉलो करती है, जैसे S1 की जो स्पेसीमेन प्लांट रेमेडी थी वो थी नक्स vomica, मतलब मेन प्लांट था वहाँ पे। तो यहाँ पे कोलोफाइलम जो है वो मेन प्लांट है C1 का। मतलब कोलोफाइलम की जो प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी हम रस्टॉक्स को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो C1 में तो है ही, लेकिन सभी प्लांट में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद कोनियम मैक्युलेटम आता है। कोनियम मैक्युलेटम बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और कैंसर के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स में से एक है। फिर कोलोफाइलम है जो C1 की मेन प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, और कोलोफाइलम को केवल C1 में ही ऐड किया गया, इंपॉर्टेंट प्लांट है। कोनियम मैक्युलेटम सभी प्लांट्स में ऐड किया गया है, रस्टॉक्स भी सभी प्लांट में ऐड किया गया है। इसी वजह से मैंने ये थोड़ी सी सीक्वेंस उस तरीके से रखी है। हालांकि और प्लांट्स भी हैं जो रिपीट होंगे अलग अलग तरीके से देखने पे, लेकिन फिर भी रस्टॉक्स का जो एक सिंपल सी पिक्चर मैं आपको बनाऊं, तो रस्टॉक्स का जो होम्योपैथी में जो फर्स्ट पिक्चर बनती है, जो जो फर्स्ट एक तरीके से एक्शन वहां पे बनता है, वो एक तो स्किन पे बनता है, ड्राई इचिंग, ठीक है, छोटे छोटे से वेसिकल्स जो हैं, पानी भरे हुए जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा रस्टॉक्स का इफेक्ट है पेन में, बहुत ज्यादा इफेक्ट है ऐसे पेन जो, और ये प्रॉपर्टी यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ ही है, क्योंकि प्लांट की प्रॉपर्टी तो रहेगी। और वो तो मैं आपको एक समझाने के लिए बताता हूँ कि भाई ये प्लांट कितना इम्पोर्टेंट है, और मैटी जी ने क्यों होम्योपैथी से इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लिया। केवल होम्योपैथी में भी यूज होता है या कहाँ कैसे यूज होता है, उसका मतलब यही है कि मैटी जी ने भी पहले होम्योपैथी के प्लांट्स जो है सारे पढ़ने के बाद जो उनको लगा वो उन्होंने क्यों सेलेक्ट किए थे, वो चीज़ें भी हमें हमारी समझ में आनी जरूरी है। इसलिए सारी प्रॉपर्टीज भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट स्किन पे मैंने बताया, उस तरीके की कंडीशन में हम इसका इफेक्ट देखते हैं। इसके अलावा पेन में देखते हैं ऐसे पेन जो फर्स्ट एक्सर्शन से बढ़ते हैं। मतलब कोई आदमी बैठा है, और बैठा है वो सही है, जैसे ही वो चलेगा उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा कहीं भी, किसी भी जो, चाहे वो अर्थराइटिक कंडीशन है या मसल पेन है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट जो एक्सर्शन होंगे, उसके फर्स्ट जो मूवमेंट्स होंगे स्टार्टिंग के कुछ, उसमें उसको पेन होगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ब्लड फ्लो होगा उस ऑर्गन में, थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि खून में थोड़ी गर्मी आएगी, उसका मतलब यही है कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ उस पर्टिकुलर ऑर्गन में बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसी प्रॉपर्टी के भाई जो सुबह उठते ही जो उसकी डिजीज है वो बड़ी मिलेंगी, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम होती चली जाती है जैसे जैसे वो चलता है। और ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, घुटनों के दर्द में होती है, ठीक है। और जो एंकल पेन है उसमें सुबह बहुत ज़्यादा पेन होगा, आधे घंटे में 1 घंटे में आराम हो जाता है या ठीक हो जाता है। तो वो सारी रस्टॉक्स को जो है फॉलो करती है। बस आपको अब ये देखना है कि हमें कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि ये सभी प्लांट्स में, अब मैंने बताया बोन के लिए C4 है, तो C4 आप यूज़ करोगे, लेकिन C5 भी यूज़ हो सकती है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है। बल्कि C4 C5 दोनों का आप यूज कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा फॉर्मुलेशन कैसे है। कंपाउंड रेमेडी के थ्रू आप C5 का यूज कर सकते हैं। C11 एक कंपाउंड रेमेडी है, C ग्रुप में ही आती है, और पेन की बहुत अच्छी रेमेडी है, उसमें A2S5 C5 और L1 भी शायद होता है। इसको ऐड करके वो बनाई गई है, बहुत अच्छी रेमेडी है पेन की। जब उसको WE के साथ यूज करते हैं आप, ठीक है, या जी के साथ यूज करते हैं, या RE के साथ यूज करते हैं, तो एक अच्छा पेन किलर बन जाता है कॉम्बिनेशन। C11G, C11WE, C11RE, ठीक है। और थोड़ी कहीं ग्रोथ की प्रॉब्लम है, या मतलब बोनी ग्रोथ हो गई है, या फिर लिख रहा है कि दिख रहा है कि पुरानी बीमारी है या हेरिडिटरी है, तो वैन 1 का यूज भी आप उसमें कर सकते हैं। C11 वैन 1 WE, C11 वैन 1G, C11 वैन 1 RE, इस तरीके से आप A2, मैं C5 की एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहा था, तो C4 C5 दोनों को पेन के लिए आप यूज कर सकते हैं। और इवन जब S5 C5, तो वो फिर कई बार मसल पेन पे भी अच्छा काम करती है। उसमें A1 ऐड कर दें आप, A1 भी मसल की अच्छी रेमेडी है, A1 पढ़ाते हुए मैंने बताया था। तो ये रस्टॉक्स की प्रॉपर्टी है, स्किन में भी ये अच्छा काम करती है, इसलिए क्योंकि ये C3 में भी है, C5 में भी है, और दोनों रेमेडी स्किन पे काम करती है, C3 भी काम करती है।
सुपरफिशियल ऊपर की लेयर की प्रॉब्लम है स्किन की, तो C5 का यूज करते हैं। डीप लेयर की प्रॉब्लम है तो हम C3 का यूज करते हैं। इवन अगर कोई स्किन डिजीज है जो बोन से स्टार्ट हुई है, मतलब बोन में प्रॉब्लम होने के बाद वो स्किन पे उसका जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है, तो हम C4 का भी यूज कई बार वहां पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो ग्रुप है वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये रस्टॉक्स की एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, कोल्ड का जो, जैसे अभी भी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी होने वाले जितने भी सर्दी जुकाम होंगे उन सब में C1 का आप यूज करें। C13 छोड़ दो अभी के लिए, C1 का आप यूज करेंगे तो जैसे सर्दियों में C13 ज्यादा अच्छा इफेक्ट दे देता है। जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रहा है S1C13, ठीक है, और F1RE वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, P1 भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो वहां पे C13 की जगह C1 यूज करें, S1C1। ठीक है, A3 भी ऐड किया था, S1C1 A3 F1RE या बी। बहुत ज़्यादा सिक्रेशन है, बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, आंखों में से पानी आ रहा है, तो RE का सिलेक्शन करें। ऐसा नहीं है और नॉर्मल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है या नहीं है, ना के बराबर है, तो आप बी का सिलेक्शन करेंगे। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, या हल्की सूखी खांसी नजर आ रही है स्टार्टिंग में जैसे होता है, तो आप P1 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो C1 इस टाइप के जो खासकर पानी में भीगने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, और होम्योपैथी में भी बहुत एक प्रोमिनेंट जो की नोट्स है उसमें यूज होता है कि कोई भी डिजीज अगर पानी में भीगने के बाद बढ़ी है, पानी में भीगने के बाद चाहे किसी को घुटनों में पेन है, पानी में भीगने के बाद चाहे किसी को बुखार हुआ है, पानी में भीगने के बाद किसी को खुजली हो रही है, ठीक है, तो वहाँ सब जगह रस्टोक्स का सिलेक्शन होता है। तो हमारे पास रस्टोक्स C1 से लेके C17 तक सभी रेमेडी में है। इसलिए हमारी C1 से लेके C17 तक जो एग्जैक्ट रेमेडी सिलेक्ट होती है वो इन सभी समस्याओं पे जो है काम करती है। बस आपको ढूंढना है कि प्रॉब्लम किस वजह से है, मुझे C1 देना है या मुझे C3 देना है। ठीक है, ड्राई इचिंग में C1 भी काम करता है, C3 भी काम करता है। कई बार मैंने बताया जैसे कि C3 को 30 में देने से, Ven1 को 30 में देने के, S1 को 30 में देने से जो ड्राई इचिंग है वो कंट्रोल होती है। लेकिन कई बार C3 से नहीं हो रही है तो आप C1 को दे के देखो, C1 से काम होगा। एक 30 ml में एक ड्रॉप डाल के दे दो, सीधा बना हुआ डायल्यूशन नहीं है तो C1 Ven1 को दे दो, दोनों को मिक्स करके, एक ड्रॉप C1 की एक ड्रॉप Ven1 की। तो ये प्रैक्टिकल करके कई बार देखने होते हैं। मेन फॉर्मूला जो है वो चलाते रहिए। तो ये प्लांट्स की प्रॉपर्टी ही जब हमें क्लियर होगी तब हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये काम कर रही है, और सड़न गलन घाव की वाली कंडीशन में भी C1 काम करता है। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं करता है, हालांकि C5 का ज़्यादा यूज है, लेकिन रस्टोक्स का मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो रस्टोक्स का वहाँ पे भी देखने को मिलता है। सेलुलाइटिस में, कार्बंकल में रस्टोक्स का यूज है। खासकर ऐसे कार्बंकल जो जिनमें पस फॉर्मेट जो है वो थोड़े दिन बाद आता है, एकदम से वो वाइट ऊपर से दिखने जो हेड है उनके वो स्टार्ट नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्लियर जो वॉट कलेक्शन है वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, खुजली होती है, उनमें जलन होती है, तो उस टाइप के जो निकलते हैं। हालांकि अर्निका भी वहाँ पर अच्छा काम करता है, मतलब A3 का सिलेक्शन भी वहाँ पे बनता है कार्बंकल में। लेकिन रस्टोक्स का भी इस टाइप की प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस की बहुत अच्छी रेमेडी है रस्टोक्स, जो प्लांट है, मतलब जो बहुत ज्यादा बेचैन, किसी भी बीमारी में छटपटाहट है, चाहे बुखार में है चाहे पेन में है, छटपटाहट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी आप जो है C1 का सिलेक्शन करेंगे उस जगह। और फिर वो चाहे माइग्रेन है, हेडेक है, इसलिए माइग्रेन की जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये हेडेक की भी बहुत अच्छी रेमेडी है रस्टोक्स जो है। साथ में इसके कुछ और प्लांट्स भी हैं, जैसे कोनियम मैक्युलेटम है, माइग्रेन की और हेडेक की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो जब रस्टोक्स और कोनियम मैक्युलेटम दोनों मिलते हैं, इसके साथ साथ कोलोफाइलम भी अच्छी रेमेडी है, पेन की, हेडेक की, माइग्रेन की। तो ये कोलोफाइलम क्या है, इन दोनों रेमेडी को सर तक लेके जाता है ये प्लांट है। ठीक है, आज फिर वही आ गया 10 मिनट वाला। चलो खैर, जब तक चलता है चलाते हैं। तो ये एक तरीके से हेड तक उसको एंट्री कराता है वर्वन के साथ। वर्वन का हम ऐड इसलिए करते हैं कि भाई ब्लड ब्रेन बैरियर, एक्चुअली ब्लड ब्रेन बैरियर ऐसा बैरियर होता है हमारे माइंड में जो
ब्लड तक को अंदर नहीं जाने देता, वहाँ न्यूट्रिशन ही जाना है बस। न्यूट्रिशन भी लिम्फ के थ्रू जाएगा या कैसे भी जो है जाएगा। देखो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यू भी हैं जो, जैसे फैट है, फैट जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो फैट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज नहीं करता है, वो ग्लूकोज ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो इसलिए जब शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, बहुत घट जाता है, तो आदमी को चक्कर आते हैं, वो गिर जाता है, ठीक है। मेंटल जो उसका कंट्रोल है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि माइंड को जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको एनर्जी नहीं मिलती, एटीपी नहीं बनता है वहाँ पे। तो ऐसे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराने के लिए हम वर्वन यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था स्टैन C1 वर्वन, YF1 का यूज करते हैं हम हेडेक के लिए, पेन के लिए, D6 में या 147 वाले थर्ड डाइल्यूशन में। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट्स जो हैं, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी तो हैं जो वो फॉर्मूले भी क्रिएट कराती हैं। तो प्लांट्स की अच्छी सी नॉलेज रखने का मतलब है कि अपनी रेमेडीज को बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो इस तरीके से ये रेस्टलेसनेस, ठीक है, कंजशन, हेड में कंजशन होना, किसी भी टाइप, किसी भी साइड का माइग्रेन, लेफ्ट का हो, साइड का, कहीं भी सेटल होता हो, तो वहाँ पे आप रस्टॉक्स का यूज कर सकते हैं। और बाकी जो रेमेडीज हैं उनके साथ मिलके दूसरे प्लांट जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वहाँ पे ये काम करता है। चक्कर आने पे दे सकते हैं अगर हेडेक के साथ में जो है वर्टाइगो जैसी कंडीशन लगती है। कोलोफाइलम और कोनियम मैक्युलेटम भी चक्कर आने की बहुत अच्छी रेमेडी है। और होम्योपैथी में भी, और अभी जब कोनियम को पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि जब कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो लेट रहे हैं तो लेटने के बाद उनको ऐसे लगता है कि सब कुछ घूम रहा है, ठीक है, और एक जगह लेटे हैं तो थोड़ा सा फिर भी कुछ लगता है, लेकिन हल्के से मूवमेंट से ही उनका उनको चक्कर आ जाते हैं, सर जो है एकदम से चकरा जाता है, घूम जाता है। कोनियम मैकुलेटम उसकी बहुत अच्छी रेमेडी है। सभी ग्रुप, सभी रेमेडीज में ये ऐड किया गया है इसको। तो रस्टॉक्स भी है, रस्टॉक्स भी इसलिए मैंने बताया वो टाइप से। हेडेक चाहे फ्रंटल हो, चाहे फ्रंटल से स्टार्ट होके बैकवर्ड सेटल होता हो, या बैक से स्टार्ट होके फ्रंटल हेडेक बन के सेटल हो जाता हो, सभी जगह आप रस्टॉक्स मतलब C1 का यूज कर सकते हैं। और ये रस्टॉक्स का जो इफेक्ट है, आइज पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है C1 का। खासकर अगर आप एक्सटर्नली भी रस्टॉक्स को हम यूज करें, C1 को, हालांकि होम्योपैथी में ऐसा कुछ प्लांट्स को एक्सटर्नली यूज करने का कोई खास जो है चलन है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा है, एक डॉक्टर हुए हैं श्रीलंका में हुए हैं, और डॉक्टर जॉन डिसिल्वा ऐसा कुछ नाम था उनका, अभी शायद वो हैं या नहीं है। उन्होंने शायद, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ही उन्हें सिखाओ, क्योंकि ऐसे ही और मैं भी लगभग 6-7 साल पहले बात कर रहा हूँ, तो उनके बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे ही हैं जैसे हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हैं। इवन वो जैसे बोल देते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वीकनेस है, ठीक है, तो आर्निका की एक ड्रॉप 1 लीटर पानी में डाल के आप उसको स्ट्रोक देके और एक एक ढक्कन सुबह दोपहर शाम यूज करो। तो ये कहीं ना कहीं प्रेरित है, रस्ट स्ट्रोक्स को अप्लाई करने के लिए, आर्निका को अप्लाई करने के लिए वो बोलते हैं, ठीक है, बोलते थे, मुझे लगता है अब वो है नहीं, शायद शांत हो गए वो। तो ये चीजें, एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। और रस्टॉक्स भी एक अच्छा जो प्लांट है जिसको एक्सटर्नली यूज किया जा सकता है। अब हम सिंगल को तो यूज नहीं करते हैं, तो हमारी C1 की सारी रेमेडीज को हम एक्सटर्नली एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, सभी रेमेडीज को, C1 से लेके C17 तक। हालांकि C17 और C15 का उतना यूज नहीं है, बाकी सभी का है। तो इस तरीके से हम C1 को, आंखों पे बहुत अच्छा काम करता है इसका जो कंप्रेस है, S12WE के साथ, F2 S12WE के साथ जब हम यूज करते हैं, खासकर जब आंखें थक जाएं, ठीक है, या विजन की प्रॉब्लम है, तो इसका कोल्ड कंप्रेस बना के यूज किया जा सकता है। C1 मतलब रस्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में भी इसको दिया जा सकता है, लेकिन अगर हेडेक के साथ है, जैसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे देखने के बाद सर दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसा काम करने के बाद जिसमें आंखों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो आप C1 का यूज़ करेंगे। वही सेम फॉर्मूला जो हेडेक का मैंने बताया, वही सेम सब जगह काम करेगा, लेकिन फिर भी हमें समझना तो जरूरी है ना कि हम क्यों फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, क्यों C1 का यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो है
ये आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हेडेक का कारण बनती हैं, चाहे फिर वो वीक आई साइट हो, ठीक है, या ज़्यादा जो एक तरीके से स्ट्रेस आंखों पे आ गया है, ठीक है, आई स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, या आई स्टेन बोलते हैं मेडिकल कंडीशन में, ठीक है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, सीवीएस, ये सब जगह आप C1 को एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, S10 के साथ इंटरनली यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओरली खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा S12 के साथ एस, अगर बिल्कुल प्रोमिनेंट आइज के सिस्टम है तो वहां से आप S10 को हटा दीजिए, S12 को यूज कीजिए, S12 के साथ C1 का यूज कीजिए, तो जो है यूज आपको वहां पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। फेशियल न्यूरalgia की अच्छी रेमेडी है रस्टोक्स, और अलग अलग मेडिसिन मेडिसिन में डाल के हम उसको यूज करते हैं। जैसे C4 को अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, C5 को अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली, जो फेशियल न्यूरalgia देखने को मिलता है। इवन फेशियल पैरालिसिस में भी C4 C5 दोनों को अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, उसकी जो हेल्पिंग रेमेडी। या C3 नर्व की प्रॉब्लम है, C3 का भी अच्छा यूज है, ठीक है। तो C3 C4 C5 इन सभी रेमेडी को हम न्यूरैल्जिक पेन में, बोन से रिलेटेड पेन में एक्सटर्नली यूज करते हैं, क्योंकि रस्टोक्स का इफेक्ट है, रस्टोक्स सभी में ऐड किया गया है, और इसलिए फेस पे भी ये अच्छा काम करती है, ठीक है। C4 के साथ जब इसका यूज किया जाता है तो ये बोन पे काम करती है, मैंने बताया ये भी। टूथ पे भी काम करती है, जो डीके ऑफ टूथ होता है कहीं ना कहीं C4 को जी के साथ में, ठीक है, उसके साथ यूज करते हैं, तो वो मैंने बता ही रखा है आपको। C4G वैन वन सी A2C4 वैन वन जी को आप इंटरनली दें टूथ पेन में, या D1 D2 में, या D3 में, या D4 में, कहीं ना कहीं सभी में काम करता है। इसको एक्सटर्नली आप लगाएंगे तो पेन में भी काम करता है, ठीक है। थ्रोट में भी रस्टोक्स का जो है अच्छा इफेक्ट है थ्रोट पेन में, खासकर वैसे ही कि भाई हम खाना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दर्द होगा गले में, ठीक है, और फिर धीरे धीरे कुछ कुछ देर बाद वो कम हो जाएगा, ठीक तो नहीं होगा लेकिन कुछ कम हो जाएगा पहले के मुकाबले। और इसमें जो है सॉलिड को निकलने में दिक्कत होती है, लिक्विड को उतनी दिक्कत नहीं होती। हर प्लांट की अलग प्रॉपर्टी है। तो फिर रस्टोक्स का हम यूज करते हैं। तो जब C13 में ये रेमेडी जा रही है और C5 में जा रही है, C13 और C5 दोनों जो है मैंने आपको बता रखा है कि दोनों रेमेडी को आप थ्रोट की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। S5 के साथ में S5 C5 भी, ठीक है, या L2 के साथ में, L2 का भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, मतलब S1 L1 E3, L2 के साथ में C5 का यूज करें, L2 के साथ में C13 का यूज करें, वैन वन जी, तो थ्रोट की सारी प्रॉब्लम को आप जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नोज की पे बहुत अच्छा काम करती है, खासकर भीगने के बाद अगर जो है नोज ब्लॉक भी हो गया है, चाहे वहाँ से सिक्रेशन हो गया, प्रोफ्यूज सिक्रेशन हो रहा है, या एक्रेड भी है अगर सिक्रेशन, तो भी रस्टोक्स का आप यूज जो है वो देखेंगे और अच्छा काम करेगा। यूरिनरी सिस्टम की बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है, जहाँ पे यूरिन का जो कलर है थोड़ा डार्क होता है, कई बार ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन जो पास होता है उस कंडीशन में भी काम करती है। किडनी पे बहुत अच्छा वर्क है जब C6 में रस्टोक्स का यूज होता है। तो इस टाइप से जो ये प्लांट है ये अच्छे से काम करता है। कोई सेडिमेंटेशन दिख रहा है यूरिन में, ठीक है, यूरिन कल्चर में दिखाने से पस सेल आपको दिख रहा है, या ब्लड की जो सेल हैं वो भी दिख रही हैं, तो आप देखेंगे C5 का यूज़ करेंगे हम। इन्फेक्शन कहीं है तो C5 का यूज़ करेंगे हम। C6 का यूज़ करेंगे किडनी की प्रॉब्लम दिख रही है तो इस टाइप से यूरिनरी सिस्टम की भी यह बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। मेल की जो ग्लैंड्स होती हैं किसी भी सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। C3 के साथ जब यूज़ कर रहे हैं इसको, C1 के साथ यूज़ करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इसका इफेक्ट जो है सभी सभी जो ऑर्गन है सभी पे ही। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स को हर रेमेडी के साथ हम उस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। रेक्टम पे बहुत अच्छा यूज है, और खासकर पाइल्स में ब्लीडिंग हो चाहे नॉन ब्लीडिंग हो, फीसर में, फिस्टुला में, सब जगह आप देखेंगे C4 और C5 ये दोनों रेमेडी मैक्सिमम यूज होती हैं रेक्टम से रिलेटेड डिजीज में। और इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा इफेक्ट है, C10 और C13 दोनों का यूज होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, स्प्लीन पे बहुत अच्छा इफेक्ट है तो C10 का यूज करते हैं। रस्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, पूरा C ग्रुप आपको दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअली हम प्लांट की बात कर रहे हैं।